देखो ऐसा है कि हम लोग अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे। कल हमने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटेंसी होती क्या है। अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र, इसको ज़्यादा हिंदी में याद करने की जरूरत है, ठीक है। अकाउंटेंसी मतलब लेखाशास्त्र मतलब अकाउंटेंसी, ठीक है। इसके मैंने 2 पार्ट्स बताए थे आपको। एक तो आपको बताया था पुस्तक पालन या बुक कीपिंग, और सेकंड नंबर पे इसका जैसे नेक्स्ट बताया था मैंने लेखांकन। लेखांकन मतलब अकाउंटेंट, ठीक है। पूरी अकाउंटेंसी 2 भागों में विभक्त है, पुस्तक पालन और लेखांकन। पुस्तक पालन के अंतर्गत हम करते हैं क्या क्या काम करते हैं पुस्तक पालन के अंतर्गत। एक तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं किस व्यवहार की एंट्री करी जाएगी, किसकी नहीं करी, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम काम करते हैं जो हम देख लेते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है और इसकी नहीं करनी है। उसको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जिस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करेंगे उसका मौद्रिक मूल्य कितना है, मतलब कितने रुपए की हमें एंट्री करनी है। तीसरे नंबर पे हम इसमें देखते हैं, जब हम देख लेते हैं कि पहचान लेते हैं कि एंट्री करनी है, फिर हम देख लेते हैं कितने रुपए की एंट्री करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद सारे ट्रांजैक्शन को क्या कर लेते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, और वर्गीकरण को बोलते हैं खतौनी। एक एक पॉइंट पे एक एक चैप्टर, ठीक है ना, अलग अलग पूरी डिटेल। और खतौनी करने के बाद उसके बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को लेखांकन का भाग नहीं माना जाता, किसी की मर्जी है तो बनाओ, किसी की मर्जी है तो मत, ठीक है। ये सारे पोर्शन होते हैं पुस्तक पालन, ठीक है। पुस्तक पालन जो व्यक्ति करता है वो साधारण योग्यता का व्यक्ति होता है, उसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। हमारे पास स्टूडेंट भी इसको आराम से कर देगा, ठीक है। इसके बाद जब ये काम खत्म हो थे इसके 2 पार्ट्स की, तो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो पुस्तक पालन पर आता है। सारे ट्रांजैक्शन जो हम सीखेंगे, जो प्राइमरी स्टेज पर अकाउंटिंग सीखेंगे, उसमें क्या सीखेंगे, सबसे पहले पुस्तक पालन या बुक कीपिंग, ठीक है। ये आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये वीक रह गई तो आप समझो कॉमर्स में आगे नहीं हो पाओ, ठीक है। ये एक तरह से गुणा भाग है मैथमेटिक्स के। जब तक काउंटिंग करने नहीं जानता होगी तो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे, इसी तरह से पुस्तक पालन नहीं सीख पाओगे तो अकाउंटेंसी नहीं सीख सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा काम चालू होता है लेखांकन में। हमारे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग कैंडल और बैलेंस, ठीक है। तो ये अलग पोर्शन है और ये अलग। इसको बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि अकाउंट का क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। इसको बनाने के लिए किसी ज़्यादा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अकाउंटेंसी का जो बेस होता है वो क्या होता है, पुस्तक पालन। इसके बिना आप लेखांकन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग को सीखना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जितने भी लेन देन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन और देन, जितने भी हम लेन देन करेंगे, इन लेन देन के 2 पार्ट्स होंगे। एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इसका मतलब जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होते हैं, इसी तरह से अकाउंटेंसी में होता है डेबिट और क्रेडिट। अब इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कब किस चीज़ को डेबिट करते हैं, कब किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। इसके रूल्स रेगुलेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये मत समझना कि डेबिट बताने क्या होता है, क्रेडिट बताने क्या। आप ये इस तरह से मानो कि डेबिट जैसे मैथमेटिक्स में होता है प्लस और माइनस, ऐसे अकाउंटेंसी में होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। किसी चीज़ को जब इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं तो उसको कर देते हैं डेबिट, और किसी चीज़ को कम करते हैं तो करते हैं क्रेडिट। अब ये किन किन चीज़ों के लागू होगा इसको पढ़ेंगे हम डिटेल। तो जनरल एंट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द आता है पूंजी। क्या आता है, पूंजी। इसको बोलते हैं कैपिटल, क्लियर। ये कैपिटल होता क्या है, तो एक डायग्राम बना के समझेंगे। ये एक पर्सन है, पर्सन में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत परेशान है, पैसा लगाने पड़ रहा है ना। और ये इसका बिजनेस है, ये क्या है इसका, और ये एक पर्सन है, ये कौन है, बिजनेसमैन, या इसको एंटिटी बोलते हैं हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, और हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एंटिटी, क्लियर। तो ये एक एंटिटी है और ये सोच रहा है कि मैं को बिजनेस करूँ, इसने करा नहीं, ये सोच रहा है कि मैं को बिजनेस करूँ। अब बिजनेस फ्री में तो होगा नहीं, बिजनेस करने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा, मनी लगाना पड़ेगा, फ्री में बिजनेस होगा नहीं। मनी, ये जो भी पैसा बिजनेस करने के लिए लगाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लियर। ये जो भी पैसा इस बिजनेस को देगा इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल या पूंजी, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो भी पैसा इसको देगा, और ये पैसा लाएगा कहाँ से, ये इसकी टेंशन है, कहीं से भी लाए, चाहे लोन लेके लाए, चाहे घर से लाए, ठीक है।
अब ये पैसा जब बिजनेस को दे देगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब बिजनेस करते हैं तो जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं दुकान हमारी, बिजनेस हमारा हमारा है, हम और दुकान एक ही है। जब अकाउंटिंग में बात करते हैं तो दुकान और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन, ये दुकान अलग है और बिजनेस है अलग है। ये केवल इसको पैसा देता है और पैसा लगाने के बदले में से क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। क्या लेता है, प्रॉफिट। बिजनेस जो दुकान जो पैसा कमाएगी वो किसका होता है, इसका। क्लियर है। तो ये व्यक्ति जब इसमें पैसा लगाएगा तो बदले में क्या लेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये जो पूंजी इस बिजनेस में लगा रहा है, ये पैसा किसका है, बिजनेस का है या इस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का है, इस बिजनेस का नहीं है। बिजनेस केवल इसके पैसे को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। समझ आई, क्लियर है। तो इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, दायित्व। क्या होता है, दायित्व, या इसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी चीज किसी को लौटानी पड़े टाइम के बाद, वो क्या होती है, क्या होती है आपकी लायबिलिटी। कोई भी चीज जो आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद किसी को लौटानी पड़ेगी, वो क्या होती है, लायबिलिटी। और एसेट क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, जो किसी और से आपको लेनी है वो आपकी क्या होती है, संपत्ति। तो इसका मतलब ये जो पैसा इसने कैपिटल लगाई, इस व्यक्ति की तो संपत्ति है और इस बिजनेस की क्या है, दायित्व। समझ में आ गई, क्लियर। आपको एक बात बताऊं, जब दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो उल्टे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि ये इंसान इसको क्या बेच रहा है, सेल कर रहा है, इसके लिए तो क्या हो गई, सेल हो गई। इसके लिए क्या हो जाएगी, बताओ। आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आए, आपने खरीदा मुझसे कुछ सामान, आप तो क्या बोलोगे, मैंने खरीदा है, और मैं क्या बोलूँगा, मैंने बेचा है। उल्टा चलता है ना। तो ये दो लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। मैं आपसे बात करूँ, राम ने शाम को माल बेचा, तो मैं आपको शाम ने क्या किया, शाम ने वो माल राम से खरीदा। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो पूंजी का मतलब समझ में आ गया। पूंजी क्या होता है, व्यापारी द्वारा व्यवसाय में कोई भी धनराशि या संपत्ति विनियोजित की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है। विनियोजित का मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने व्यापार में जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और इसको थोड़ा टेक्निकल शब्द में बोलेंगे तो लिखेंगे, व्यापारी द्वारा व्यापार में जो धनराशि या संपत्ति विनियोजित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, पूंजी कहते हैं। क्लियर, विदाउट समझ में आ गई पूंजी किसे कहते हैं। एक नंबर की वैसे तो आती नहीं, पर बाई चांस कभी एक नंबर की आ जाए तो आपको लिखना है, व्यापारी द्वारा व्यापार में जो धनराशि विनियोजित की जाती है उसको पूंजी कहते हैं। अब नोट करके रखो इसको बराबर। ठीक है। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये देखो भाई, अगला पॉइंट चलेगा आहरण, या इसको लिख सकते हैं ड्रॉइंग। ये क्या होता है, ये कैपिटल का उल्टा होता है, पूंजी का उल्टा होता है। जैसे इसको डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। ये एक क्या है, एंटिटी है, बिजनेसमैन है ये, और ये इसका क्या है, बिजनेस। इन दोनों के बीच क्या चलता रहेगा, ट्रांजेक्शन चलता रहेगा, इन दोनों के लेन देन चलता रहेगा। अब इस एंटिटी को इसने सारा पैसा कहाँ में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। अब खर्चे करने के लिए तो पैसा चाहिए उसको, जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। इसने व्यापार से अपने निजी खर्चों के लिए कोई पैसा निकाला, या कोई सामान निकाला, या कोई संपत्ति निकाली, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग या आहरण। मतलब ये अगर पैसा लगाता है बिजनेस में, शेयरों को यहाँ बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। और ये इसमें से पैसा निकाल लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, आहरण। ठीक है, मतलब ड्राइंग। बात समझ में आ गई। ठीक है। अगर ये बिजनेस में पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और पैसा बिजनेस से निकाल लेता है तो क्या बोलते हैं, आहरण। कैपिटल का उल्टा होता है आहरण। क्लियर। तो डाउट, इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। किसी व्यापारी द्वारा निजी व्ययों के लिए कोई धनराशि या संपत्ति, धनराशि या माल, माल लिखने संपत्ति बनेगी, धनराशि या माल व्यवसाय से निकालने पर, निकालता है तो
उसे कारण कहते। क्लियर? इंग्लिश में लिख लो। बाकी हम बाद में भी समझेंगे इन चीज़ों को कि कैपिटल सी से स्टार्ट हो रही है, ये याद करने का ट्रिक है। कैपिटल सी से स्टार्ट हो रही है, इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट भी सी से स्टार्ट हो रहा है। ड्राइंग बी से स्टार्ट होती है, डी आर लिखा हुआ है साथ में, तो ये क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया में कोई एंट्री ऐसी बनी नहीं है जिसमें क्रेडिट हो जाए, ये हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। ये याद करने की ट्रिक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, माल का क्रय। माल का क्रय मतलब पहले देखो केवल माल, ये माल क्या होता है? ठीक है ना, व्यवसाय के लिए माल, इसको इंग्लिश में लिखेंगे गुड्स। देखो बहुत सरल है। व्यापार में जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहते। ठीक है, व्यापार में जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहते हैं। नोट करो सर। कैसे पता लगेगा माल है? मान के चलो इनका कपड़े का काम है, ये कपड़ा खरीद रहे, कपड़ा बेचने, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? कपड़ा माल हो जाएगा। इनका फर्नीचर का काम है और ये कपड़ा खरीदे बेचे, तो क्या इनके लिए कपड़ा माल होगा क्या? नहीं, वो तो काम धंधा किसका है? फर्नीचर का। तो ये फर्नीचर इनके लिए क्या होगा? माल होगा। इनका मानो सरसों का तेल मिले, तो सरसों का तेल बेचते हैं, ठीक है, सरसों का तेल बेचते हैं, तो इनके सरसों इनके लिए क्या हो जाएगा? माल हो जाएगा। तो क्या इनका फर्नीचर अगर ये बेचें दुकान का, तो फर्नीचर माल होगा क्या? नहीं होगा। उनका कार का शोरूम है, अब कार खरीद रहे हैं, कार बेच रहे हैं, तो उनके लिए कार क्या होगा? माल होगा। क्लियर है? तो क्या अगर ये कपड़ा बेचने लग जाए तो कपड़ा इनके लिए माल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो जिस चीज़ का हम क्रय विक्रय करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? क्लियर है? डाउट? ठीक है, आप लोग अपनी डेफिनेशन। क्वेश्चन में दो तरह से आएगा। आपसे बोलेगा वो कि रमन, मतलब मैं ऐसे इमेजनरी बता रहा हूँ, रमन स्टेशनर, हिंदी में कुछ लिखते हुए समझ जाना, स्टेशनर। ठीक है, रमन स्टेशनर मतलब इसका कॉपी किताब का काम। इसमें अब इसके आगे ट्रांजेक्शन देगा, 100 कॉपी खरीदी, कॉपी बनती है, 100 कॉपी खरीदी, 100 कॉपी खरीदी इसने। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, इसे एक दूसरा इसमें टर्म देता है 100 kg क्या खरीदा? चलो गेहूँ खरीदा, गेहूँ खरीदा। अब इसमें बताइए, आप आइडेंटिफाई करिए इसके लिए माल कौन सा होगा? बताइए, ये कॉपी माल हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी फर्म का क्या नाम है? रमन स्टेशनर। इससे हमको पता लगता है इसका काय का बिजनेस है? स्टेशनरी का बिजनेस है, तो कॉपी किताब का बिजनेस है, तो कॉपी इसके लिए क्या हो गया? माल हो गया। तो इसके लिए अगर माल वर्ड आ जाए कॉपी क्वेश्चन में, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? क्लियर? और अगर माल के अलावा कोई और वर्ड आ जाए तो इसलिए परचेज से यूज नहीं करेंगे, रेट यूज करेंगे। इस जो भी खरीद रहा है बेच रहा है उसका नाम है। समझ में आ गई? मतलब एंटी दो तरह से आते, दोनों चीजें खरीद रहा है, पर हमारे अकाउंटेंट इंग्लिश में दोनों का मतलब क्या होता है? परचेज इंग्लिश में, तो ठीक है ना, बट अकाउंटेंसी में माल को तो लिखते हैं परचेज, और अदर देन गुड्स को लिखते हैं, गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदे बेचा उसको लिखेंगे, उस गुड्स का नाम लिख देंगे जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर खरीदता है तो क्या लिख देते हैं? कंप्यूटर। ठीक है, मानो ये बाइक खरीदता है तो क्या लिख देते हैं? बाइक। मानो बिल्डिंग खरीदता है तो क्या लिख देते हैं? बिल्डिंग लिख देते हैं। क्लियर? गुड आउट? ठीक है ना। अगर माल शब्द क्वेश्चन में आएगा तो उसके लिए परचेज, खरीदने के लिए परचेज और बेचने के लिए सेल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है ना, समझ में आ गई बात? इसके बाद देखो, इसमें आप लिखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए क्या है।
व्यापारी द्वारा व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु, या ऐसे मत देखना, वस्तु खरीदने की प्रक्रिया को, वस्तु खरीदने की प्रक्रिया को क्रय कहते हैं। जैसे नॉर्मली आप समझते हो क्रय क्या होता है, माल खरीदना, पर माल खरीदना ही होगा, इसमें संपत्ति खरीदने को क्रय नहीं बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद आप देखो, बात समझ में आ गई, क्रय क्या होता है। इसके बाद आप देखो क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, ये हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, हमेशा क्रेडिट होती है, कभी भी डेबिट नहीं होती। क्रय वापसी, मैंने माल खरीदा, उसको मैंने वापस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्रय वापसी। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल को किन्हीं भी कारणों से, कारण चाहे कोई भी हो वापस करने का, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से वापस करना ही क्रय वापसी कहलाता है। क्रय वापसी कहलाता है। क्लियर है? आप अपनी जैसे तो समझ में आ गई बात। मैंने सामान खरीदा, मेरे को पसंद नहीं आया, या मुझे रेट ज़्यादा लगी, या कुछ भी ज़्यादा लगा, खराब माल का क्वालिटी खराब लगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो मैंने आपको वो सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। वो क्या माना जाएगा, क्रय। मेरे लिए तो क्रय वापसी, और आपके लिए विक्रय वापसी। कोई चीज़ जब मेरे लिए क्रय होगी तो दूसरे के लिए क्या होगी, विक्रय होगी। एक खरीद रहा होगा तो एक बेच रहा होगा, तो मेरे लिए क्रय वापसी है तो दूसरे के लिए क्या होगी, विक्रय वापसी। उल्टा चलता है हमेशा, ठीक है ना। आप अपनी डेफिनेशन लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रय। सेल क्या होती है, ठीक है। इसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपने अपना माल बेच दिया, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। इन दो वर्ड में लिखेंगे गुड्स सोल्ड। गुड्स अगर सेल से पहले गुड्स वर्ड लगा हुआ है तो इसको सेल बोलेंगे, अदरवाइज सेल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन आप लिख लो। आपने अपना माल बेच दिया, वो भी, ठीक है। इसमें देखो, व्यापारी द्वारा ये हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, हमेशा, कभी भी डेबिट नहीं होती, ठीक है ना। तो देखो, व्यापारी द्वारा अपना माल बेचने को विक्रय कहते हैं, ठीक है। और आगे ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। सेल शब्द कहीं आ जाए तो ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। कभी भी डेबिट होगा ही नहीं, कोई कंडीशन बनी नहीं है कि कभी ये डेबिट हो जाए, ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। कहीं विक्रय दिख जाए समझ जाना क्या होगा, ये क्रेडिट। नियम याद है चाहे नहीं है, आप तो इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? कोई डाउट? आप अपनी देखो डेफिनेशन। विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, डेबिट।
इसमें आप देखो व्यापारी द्वारा विक्रय किए गए माल को व्यापारी द्वारा विक्रय किए गए माल को जब किसी ग्राहक द्वारा किन्हीं भी कारणों से लौटा दिया जाता है तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी कुछ बातें हैं, इन थोड़ा इन वर्ड्स से आप थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे ना, तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल एंट्री स्टार्टिंग में पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देते तो आपके दिमाग से निकल जाते। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारी वीडियो है जनरल एंट्री की, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टोटल इंग्लिश में वो दिक्कत है, बाकी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं। ठीक है ना, स्टार्टिंग थोड़ी बोरिंग लगती है, या पता नहीं क्या है, तो पता हम तो जानते हैं क्या होती है, तो सारी चीज़ें जानते हैं, तो आप जानते हो नॉर्मल वे में, आप अकाउंटेंसी की पर्पज से नहीं जानते। ठीक है ना, तो विक्रय वापसी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। मैंने आपको सामान बेचा, आपको पसंद नहीं आया, आपने मुझे मेरा सामान लौटा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, अकाउंटेंसी में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हमेशा ये माना जाता है, ये मान के चला जाता है कि मैंने अगर किसी को उधार माल बेचा होगा तो वही माल मुझको वापस आएगा। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न केवल उधार क्रय और उधार विक्रय की होती है, नगद क्रय और नगद विक्रय की कभी भी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं होती है। ऐसा हमारी अकाउंटेंसी मानती है। तो पासबुक में शायद ऐसा नहीं होता है, नगद का भी वापस हो जाता है, पर हमारी अकाउंटेंसी मानती है कि मैंने किसी से उधार माल खरीदा है तो मैं उसको आराम से वापस कर सकता हूँ, और मैंने किसी को उधार माल बेचा तो वो मुझे वापस कर सकता है। अगर नगद खरीदा और नगद बेचा तो वापस करना इतना आसान नहीं होता, और अकाउंटेंसी इम्पॉसिबल मानती है। ठीक है ना, तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे उधार एंट्री के केस में ही सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होगा। समझ आ गई बस। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने, अच्छा तुम्हारा रह गया, तुम अपनी डेफिनेशन लिखो। अब चलेगा बट्टा या छूट, डिस्काउंट या अलाउंस। ये बट्टा पूरा हिंदी में वैसे ही है, अब समझ जाना, बट्टा या छूट। अलाउंस ALLOWENC। बट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट और छूट को इंग्लिश में बोलते हैं अलाउंस, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है, कभी वो अलाउंस लिख देता है, कभी डिस्काउंट लिख देता है, कभी बट्टा लिख देता है, कभी छूट लिख देता है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, इसमें आप देखो जब माल का क्रय या विक्रय निर्धारित मूल्य से कम राशि पर किया जाता है तो इस कमी की राशि को पर किया जाता है तो इस कमी की राशि को बट्टा या छूट कहते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करो। मान के चलो मैं परचेज या सेल कुछ भी करूँ, क्या परचेज करूँ या सेल करूँ, मेरा सामान कितने रुपए का है, 100 रुपये का, और मैं इसको कितने रुपए में बेच दूँ, 90 रुपये, तो 10 रुपये का अंतर आ गया। इस 10 रुपये के अंतर को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट दो तरह का होता है, उस तरह की बात जब करेंगे पढ़ेंगे जब इसको डिस्काउंट को एंट्री में समझेंगे रूल्स रेगुलेशन इसके। अब तो आप समझो कि जब निर्धारित मूल्य से कम राशि पर कोई सामान खरीदा जाए या बेचा जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब ये डिस्काउंट परचेज पे भी हो सकता है, डिस्काउंट सेल पे भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, ये डेबिट भी हो सकता है और ये क्रेडिट। क्लियर है।
परचेज पर होगा तो ये क्रेडिट होगा, सेल पर होगा तो ये डेबिट होगा। कैसे होगा इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है डिस्काउंट। तो डाउट अब कल किलो को बेटा उसका भी लिखवा देता हूँ। वेजेज और सेल, वेतन और मजदूरी में क्या अंतर है, ठीक है। हम बार बार पढ़ते हैं वेतन और मजदूरी, इसमें क्या अंतर होता है। एक तो वर्ड आता है वेतन, मतलब इसको बोलते हैं सैलरी, और एक वर्ड आपका आता है मजदूरी, इसको बोलते हैं वेजेस, ठीक है। एक वर्ड और आता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वेतन और मजदूरी में क्या अंतर होता है कुछ बताओ। वेतन एक तो प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, प्रोफेशनल मतलब किसी इसके पास कोई योग्यता होगी स्पेशल, इसको मंथली वेतन कैसा दिया जाता है एक तो मंथली कैसा दिया जाता है मासिक, मासिक मतलब मंथली। और मजदूरी कैसी दी जाती है प्रतिदिन के दैनिक, हिंदी को दैनिक मतलब डेली वर्क, डेली बेसिस, ठीक है ना। पहला अंतर ये तो मासिक हो गया, ये मंथली, ठीक है। वेतन दिया जाता है मंथली इंडिया में, बाकी यूएसए में वेतन दिया जाता है वीकली, अच्छा दिन में सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अपन हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वेतन दिया जाता है मासिक, मजदूरी दी जाती है दैनिक, ठीक है। वेतन किन लोगों को दिया जाता है, उच्च योग्यताधारी व्यक्ति, उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों को। ये किसको दिया जाता है, इसके लिए योग्यता की कोई खास आवश्यकता, या इसको मजदूरों को क्या बोलते हैं, मजदूर लेबर क्लास को, लेबर क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए आपको। तो बिना योग्यता हो, बिना योग्यता हमारी व्यक्तियों। अब आपको बेलदार रखना है तो आप बोलते हो कि एमबीए की डिग्री है कि नहीं है, जब बेलदार रखेंगे ऐसा होता है कि कभी। अब चार्टर्ड अकाउंट है कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हाँ वाले चल मेरे यार करा तो गाली सीमेंट उठा के काम करेंगे, ऐसा होता है कि कभी। अगर तेरे पास एमबीबीएस की डिग्री, हाँ चल तू चल मेरे भैंस की दरवाजा साफ कर ली, 100 रुपये रोज मिलेंगे, ऐसा होता है कि कभी नहीं होता। तो जिसके पास हाई डिग्री होती है उसको दिया जाता है वेतन, ठीक है। और जिनके पास डिग्री नहीं होती, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनको दिया जाता है वेतन, क्या दिया जाता है मजदूरी। इसमें क्या अंतर होता है, इस खर्चे को बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, इस खर्चे को बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। और अप्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं, अभी दिमाग में रखना, ठीक है। अगर मैं किसी आदमी से बोलूं कि तू 1 किलो सामान बना और तुझे 10 रुपये मिलेंगे, तो 1 किलो सामान बनाएगा तो कितने रुपये मिलेंगे 10। तो 50 किलो बना जा 500 रुपये ले जा, 5000 किलो बना जा 50,000 रुपये ले जा, कितना ही बना, तो ये क्या हो जाएगा मजदूरी, क्योंकि वो एक यूनिट पर काउंट की गई है, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ आप मेरे ऑफिस में काम करो, आपको 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी मजदूरी, क्या हो जाएगा वेतन, क्या हो जाएगा। अब 1 महीना वो काम करेगा, चाहे वो कुछ बनाए चाहे वो कुछ नहीं बनाए, कुछ भी हो चाहे ना हो, वो 1 लाख रुपये ले जाएगा, ठीक है। और ये मजदूर क्या करेगा, मेहनत करेगा तो पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा तो पैसा नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यक्ष व्यय, ये होता है अप्रत्यक्ष व्यय। ये इसकी डायरेक्ट मेहनत पर आधारित होता है, ये इसकी मेहनत पर आधारित नहीं होता। ये मंथली है, काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो डाउट इसमें, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन होती नहीं, ठीक है, बस मैंने ऐसे ही समझा। चलिए आजकल एक टर्म बहुत प्रचलन में है, इसको बोलते हैं कार्यश्रेणी, कार्यश्रेणी, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ये भी हमारा क्या होता है, खर्चा होता है कंपनी का, किसी कंपनी का क्या होता है खर्चा। आप बताइए वेतन और मजदूरी में तो अंतर समझ लिया हमने, रेम्यूनरेशन क्या होता है। मैं आपसे बात करूँ, आपको 1 लाख रुपये महीना दूंगा, संग में आपको घर दूंगा रहने के लिए, संग में खाना फ्री, आपका घर की लाइट फ्री, सब कुछ फ्री। तो जब मैं सारी चीज़ों को जोड़ देता हूँ, तो सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं, आपके मैंने 1 लाख रुपये वेतन दिया, 50,000 रुपये घर का किराया दिया आपका, मैंने घर दे रखा आपको किराए पे, ठीक है, 1,50,000 हो गया। मैंने 20,000 का बिजली का बिल चुकाया आपका, 1,70,000 हो गया। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं फीस भी कंपनी दे रही है, 1 लाख रुपये 20,000 रुपये 10,000 रुपये की फीस हो गई, 1,80
और साथ में आपके अदर खर्चे भी मैंने छुपाए। तो इस तरह से आपका वेतन तो कितना हुआ 1 लाख, पर रेम्यूनरेशन कितना हुआ 2 लाख। कितना हुआ 2 लाख। आपने आज तक सुना होगा फलाने का 10 लाख का पैकेज है, ठिकाने का 20 लाख का पैकेज है, सुनते होंगे आजकल। पैकेज में क्या होता है, वेतन नहीं होता, पैकेज में सब चीज़ है। अगर वो पानी भी पी रहा है ऑफिस में बैठ के तो वो भी काउंट हो जाता है, एसी की हवा खा रहा है तो वो भी काउंट हो जाता है। ठीक है ना। कहने पर ऐसा लगता है 1 लाख रुपये की जॉब होगी, 12 लाख का पैकेज है, तो बस बेचारे को कट के 60 और 65,000, 40,000, 50,000। ठीक है ना। इन हैंड कितना मिलता है वो अलग चीज़। ठीक है। तो पारिश्रमिक का मतलब समझ में आ गया। हमारे अकाउंटेंसी में तीनों चीज़ें क्या होती हैं, क्या होती है, डेबिट। तीनों चीज़ें हमारे लिए क्या है, खर्चा। मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं वेतन दूँ, चाहे मैं मजदूरी दूँ, चाहे मैं रेम्यूनरेशन दूँ, खर्चा तो मेरा ही हो रहा है। ठीक है ना। इस सारे खर्चों को क्या करते हैं हम, डेबिट। क्लियर है, डाउट इसमें समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना, आप थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, मैं जाऊँगा भी। ठीक है। तो बाकी का भी पढ़ेंगे कल। अब कल से हम चालू करेंगे जनरल एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो डाउट थोड़ा सा पढ़े आना, बाकी आपने खुद से, मुझे तो लगता नहीं पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा।